आज 10 क्वेश्चन का टारगेट रखते, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं। स्विफ्ट एंड इजी। ठीक, क्वेश्चन वन। क्योंकि तुम्हारा पीवाईक्यू है तो साथ में मैच कर दो। अच्छा प्रेजेंटेशन ऐसे एग्जाम में करना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? रीजन के साथ बताओ, क्या ये कंपनियां स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में आ सकती है कि नहीं आ सकती है। इसको पढ़ने से पहले स्मॉल कंपनी की मीनिंग पढ़ लो। सेक्शन 2। हाँ मेधा, मैं देता हूँ, रुको। मंडे को दे पाऊंगा, अभी 2 दिन तो मैं नहीं दे पाऊंगा, मंडे को ही मिल पाएगी। चलो पहले एक काम करो तुम लोग, जो समझदारी वाला काम है, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पढ़ लो। सेक्शन 2 क्लॉज 85, ये सेक्शन सहित याद रखना। ये डिफाइन करता है कि स्मॉल कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिक कंपनी नहीं है, अदर देन पब्लिक कंपनी। इस बात को दिमाग में बिठा लो। ठीक, स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। तो पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती तो अपने को दिमाग में रखना है कि स्मॉल कंपनी सिर्फ एक स्मॉल साइज प्राइवेट कंपनी। whose paid up capital does not exceed। अब ये अपडेट हो गया, सितंबर से 4 करोड़ हट गया है, तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज। ठीक है, फिर सुनो। क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 85 बोलता है स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी हुज पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। टर्न ओवर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर, मेरे को लैंग्वेज ऐसी लिखना। टर्न ओवर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आगे की लाइन ये ऐसे काट दिए। नॉट एक्सीड, डज नॉट एक्सीड 100 करोड़। तो अभी अपडेट ये हो गया है कि पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, एंड दोनों क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। ऐसा पेड अप कैपिटल अगर आपकी कंपनी का लेस देन 10 करोड़ है, प्लस आपका टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ है, लेस देन 100 करोड़ है, और यदि आप एक प्राइवेट कंपनी है, तो इन दोनों के क्राइटेरिया का पूरा होने पर आपको स्मॉल कंपनी हम कहेंगे। और इनमें से कुछ भी इंक्रीज हो गया तो आप स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है कुछ कंपनियों के लिए नहीं बनी है। जैसे अगर आपकी कंपनी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की कैटेगरी में आ रही है, अगर आपकी कंपनी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की कैटेगरी में आ रही है, तो भाई साहब आप पे स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन अप्लाई नहीं होगी। वैसे अगर आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी की कैटेगरी में आ रही है, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आप पे अप्लाई नहीं होगी। या आपकी कंपनी अगर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है, तो उस पर स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन अप्लाई नहीं होती। तो क्या है स्मॉल कंपनी? विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर एज पर, ये पूरी लाइन लिख के आना ना ऐसे, एज पर पी एंड एल अकाउंट फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 100 करोड़ रुपए। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या मांग रहा है? कंपनी का नाम है एसटीएस प्राइवेट लिमिटेड, तो पहले तो नाम के आगे पढ़ दिया करो। जैसे प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो प्राइवेट कंपनी है, मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये स्मॉल कंपनी हो सकती है। अब बोल रहा है इसका टर्नओवर 10 करोड़ है और पेड अप कैपिटल जो है 1 करोड़ है, मतलब टर्नओवर 10 करोड़ है, मतलब लेस देन 100 करोड़ है। हमको तो यही देखना है ना, टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ होना चाहिए और पेड अप कैपिटल लेस देन 10 करोड़ है, मतलब 1 करोड़ है, ये लेस देन 10 करोड़ है। आउट ऑफ दी 60,000 इक्विटी शेयर आर हेल्ड बाय यूवी इंफ्राटेक। ठीक है, कैपिटल है 1 लाख इक्विटी शेयर, उसमें 60,000 अगर यूवी इंफ्राटेक के पास है, तो इसका मतलब ये यूवी एक होल्डिंग कंपनी हो गई, और ये जो एसटीएस है ये एक सब्सिडरी कंपनी हो गई। और जैसे कि आपने अभी नीचे पढ़ा कि ये क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, इस वजह से फर्स्ट वाली सिचुएशन में ये नॉट अ स्मॉल कंपनी, ये स्मॉल कंपनी नहीं है। ऐसे हो जाती पर प्रॉब्लम क्या आई, ये सब्सिडरी निकल गई। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है, देखो इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ करके आ जाएंगे। जेड लिमिटेड पेड अप कैपिटल इसका 3 करोड़ है, 3 करोड़ का मतलब लेस देन 10 करोड़, और टर्नओवर 35 करोड़ है, मतलब लेस देन 100 करोड़। बट प्रॉब्लम मैं तुम लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ क्या हो रही है। ऐसे तो ये बन जाती स्मॉल कंपनी, पर ये खाली लिमिटेड लिखा है, मतलब ये एक पब्लिक कंपनी है। और तुम लोग ये बात जानते हो कि स्मॉल कंपनी वो है विच इज अदर देन पब्लिक कंपनी। तो ये दोनों ही सिचुएशन में ये स्मॉल कंपनियां नहीं है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एसटीएस प्राइवेट लिमिटेड, ऑल दो इसका टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से कम है और पेड अप कैपिटल
10 करोड़ से कम है, तो ये विद इन द लिमिट है स्मॉल कंपनी की। पर प्रॉब्लम ये चल रहा है कि इसमें कंपनी ने 60% से ज्यादा शेयर रख डाले हैं, 60% शेयर, तो ये सब्सिडरी हो गई। और आप एक्सेप्शन जानते हो कि सब्सिडरी कंपनी को स्मॉल कंपनी माना नहीं जा सकता। सिमिलरली दूसरी सिचुएशन में जेडेक्स लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी हो गई, और आप ये साफ साफ समझ लो कि पब्लिक कंपनियों को स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं जोड़ा जाता। तो ये दोनों ही सिचुएशन में स्मॉल कंपनियां नहीं है। हैंड रेस करके बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? हैंड रेस करके बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? आया ना? ये तो क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? तो अभी याद रख देना ना, अब ये स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया ये हो गया, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से कम, टर्नओवर 100 करोड़ से कम वाला क्राइटेरिया हो गया, ये बात मत भूलना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़ता हूं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? कंपनी का नाम है एसीडी लिमिटेड। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें इसका इक्विटी शेयर कैपिटल 80 करोड़। हमको मतलब इक्विटी से ही होता है क्योंकि इक्विटी ओनरशिप देता है। और पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 20 करोड़। तो ये दे भी, तो इसमें उतना दिमाग मत लगाना। अब इसमें क्या है, कंपनी है जिसका नाम है बी लिमिटेड। बी लिमिटेड 80 करोड़ में से, 80 करोड़ में से 15 करोड़ शेयर होल्ड करती है, 15 करोड़ शेयर होल्ड करती है। और प्रेफरेंस शेयर में 20 करोड़ में से 10 करोड़ होल्ड करती है। तो ये प्रेफरेंस शेयर वाली बात तो हमारे काम की है ही नहीं। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या बी लिमिटेड को आप एसीडी लिमिटेड की एसोसिएट मानोगे? तो पहले तो इसका अपन रूल पढ़ दिए, क्या है सेक्शन 2 क्लॉज 6 में बात बोली गई, याद करो। सेक्शन 2 क्लॉज 6 में बात बोली गई कि एसोसिएट कंपनी एक दूसरे कंपनी के रिलेशन में वो कंपनी है जिसका दूसरी कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। पर जो सब्सिडरी नहीं है, क्योंकि सब्सिडरी के लिए हमको 50% से ज्यादा चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? इक्विटी शेयर। ठीक, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है 20% से ज्यादा टोटल वोटिंग पावर होना या कंट्रोल होना, जिसको बोलते हैं इक्विटी शेयर होना। अब जरा अगर देखा जाए तो एसीडी लिमिटेड का इक्विटी कैपिटल 80 करोड़ है। 80 करोड़ का तुम 20% अगर निकालते हो, 80 करोड़ का 20% निकालते हो तो 16 करोड़ बनता है। अब यहाँ बी लिमिटेड के पास है 15 करोड़, मतलब 16 नहीं हो पा रहा है, 15 ही करोड़ है। तो इस सिचुएशन में ये दोनों को एसोसिएट कंपनी नहीं माना जा सकता है, 1 करोड़ से शॉर्टफॉल आ जा रहा है। अगर मान लो ये बी लिमिटेड इसमें 16 करोड़ या उससे ज्यादा रखी होती इक्विटी शेयर, तो ये दोनों का रिलेशन एसोसिएट होता, लेकिन अभी नहीं है। कट शॉर्ट करूं तो दो कंपनियों का रिलेशन, जहां एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में 20% से ज्यादा इक्विटी शेयर खरीदा। अब यहाँ पे बता दिया इक्विटी शेयर 80 करोड़ है। ठीक, और इसमें बी लिमिटेड ने 15 करोड़ रखे हैं, तो पहले 80 करोड़ का 20 करोड़ ने 20% निकाल के देख लो कितना बन रहा है, तो 16 करोड़ बन रहा है। और इसके पास 15 करोड़ ही है, मतलब कम है। तो ये दोनों के बीच में जो है एसोसिएट का रिलेशन नहीं बनता। ठीक है, यही देखो यहाँ पे भी दिया है, टोटल वोटिंग पावर पेड अप इक्विटी कैपिटल से बनती है। अब इसके पास 15 करोड़ है, तो 15 करोड़ का मतलब बन रहा है करीबन 18%। ठीक है, जो 20% से तो कम ही है। इसलिए ये यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं है, और ये एसोसिएट भी नहीं है। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन बताया ना, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में 6 नंबर का है, फर्स्ट वाला। ये जो नीचे वाला ये वाला क्वेश्चन है ना, ये देखो दिया भी है, में 3 नंबर का क्वेश्चन है, में 25 का है, 3 नंबर का क्वेश्चन। तो ये वाला बना लोगे क्या, थोड़ा बताओ तो। हैंड रेस करके ये वाला बना लोगे? नहीं बना पाओगे? ये वाला बना लोगे कि नहीं बना पाओगे? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अलाउ ऑल दोज हु डील विद द कंपनी टू अज्यूम दैट ऑफिसर ऑफ द कंपनी हैव ऑब्जर्व्ड द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल। इन लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और उसके एक्सेप्शन बताओ। में 25 में आया था, 7 नंबर का क्वेश्चन था। इंडोर मैनेजमेंट का रूल ये बोलता है कि जो आउटसाइडर है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है इंक्वायरी करने की कि कंपनी का इंटरनल वर्क कैसे चल रहा है, अंदर से कंपनी कैसे चल रही है। और कंपनी में अगर कुछ भी रॉन्ग होगा तो आउटसाइडर केस कर देगा। इसे इंडोर मैनेजमेंट बोला जाता है। यहाँ पे भी पढ़ देते हैं इसको, टर्कन रूल भी बोलते हैं, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कन के केस के हिसाब से। इस डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन मतलब रूल के हिसाब से ये माना जाता है कि जो आउटसाइडर कंपनी से डील कर रहा है वो भले पब्लिक डॉक्यूमेंट चेक कर दे, जैसे मेमोरेंडम या आर्टिकल, कि ट्रांजेक्शन सही है कि नहीं।
हाउएवर उनकी कोई जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो इंटरनली जाके चेक करे कि कंपनी के प्रोसीजर और मैनेजमेंट ढंग से चल रहे हैं कि नहीं। ऐसे ही एग्जाम में लैंग्वेज चाहिए हमको। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी आर बाउंड टू एग्जामिन द पब्लिक डॉक्यूमेंट दैट इज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल टू एंश्योर प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन इज कंसिस्टेंट। However, they are not bound to inquire into regularity of internal procedure and management. अंदर क्या हो रहा है ये जानने की जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं है। आउटसाइडर ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि इंटरनल कंप्लायंस, रूल, प्रोसीजर जो है वो प्रॉपरली कंपनी फॉलो कर रही हो। ठीक है, इससे क्या है, जो इनोसेंट आउटसाइडर है उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है हम लोग को। कंपनी के अंदर कुछ भी गड़बड़ तुरंत केस करो। हाँ, ये रूल कब अप्लाई नहीं होगा, जब बाहरी इंसान जो कंपनी से डील कर रहा है उसको कंपनी के इरेगुलरिटी या गड़बड़ का नॉलेज था ट्रांजैक्शन करते टाइम, तो उसने क्यों डील किया, या फिर उसको सस्पिशन था, शक था कि कंपनी के अंदर गड़बड़ है, तो उसको डील ही नहीं करना था, उसको इंडोर मैनेजमेंट की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। वैसे ही कंपनी में फोर्जरी हो रही है, मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं, तो इस पर्सन को कंपनी से डील ही नहीं करना था, उसे यहाँ इंडोर मैनेजमेंट की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। चौथा, नो नॉलेज ऑफ एमओए एओए। उस पर्सन को एमओए एओए का कोई नॉलेज ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था एमओए में क्या लिखा है, एओए में क्या लिखा है, वो क्या ही कंपनी पे केस करेगा। पांचवा, आउटसाइडर इज अ फिक्टिशियस पर्सन। जो बाहरी आदमी है खुद फर्जी आदमी है, तो केस नहीं कर सकता। तो मेरे बच्चों, इंडोर मैनेजमेंट को वापस समझ लो। भले आउटसाइडर मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ देगा ये देखने के लिए कि ट्रांजैक्शन सही है कि नहीं, पर इंटरनल प्रोसीजर कैसे चल रहे वो थोड़ी ना जानता है। वो तो मान के चलता है इंटरनली सब कुछ ठीक चल रहा है, कंपनी के लोग सही चला रहे हैं, इससे वो प्रोटेक्टेड रहता है, मतलब कुछ भी गड़बड़ हो केस कर देगा। लेकिन उसमें एक्सेप्शन है कि कब उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, जब उसको पता था कि कंपनी में इरेगुलरिटी है, या इस बात का शक था, या धोखाधड़ी फोर्जरी का मामला है, या उसको एमओए एओए का कोई नॉलेज ही नहीं था, या वो फर्जी आदमी या फिक्टिशियस पर्सन था, तो फिर वो केस नहीं कर पाएगा। 7 नंबर के जब ये शीट शेयर कर दूंगा, इसको एक बार 15-20 मिनट पढ़ देना। क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है देखते हैं। कंपनी के मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये लिखा था कि कंपनी जो है वो ट्रेडिंग का काम करेगी। देख लो, बात समझ लो, कौन सा काम करेगी, ट्रेडिंग का काम, गुड़गांव। ठीक है, जिसको गुरुग्राम बोलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। अब कंपनी क्योंकि अभी थोड़ा ठीक काम नहीं कर रही थी, तो डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि यार ट्रेडिंग बंद करते हैं, कंस्ट्रक्शन चालू कर देते हैं। उसके लिए उन्होंने 5 करोड़ का क्या है लोन भी दे दिया मैग्नम फाइनेंस लिमिटेड नाम की कंपनी से। ठीक है, हाउएवर जो मेंबर थे, मेंबर मतलब शेयर होल्डर, उन्होंने बोला यार ये हमारा काम ट्रेडिंग है, काय को कंस्ट्रक्शन के नाम से 5 करोड़ दिए। और कंपनी ने बोला कि अब ये पैसा वापस नहीं होगा। अब आप ये बताओ, कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो क्रेडिटर है जिसका नाम है मैग्नम फाइनेंस, क्या वो अपना लोन रिकवर कर पाएगा? तो पहले तो जैसे कभी भी ऐसा वाला क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में आए जहां ये बोले कि काम था ट्रेडिंग लेकिन जैसे कर कुछ और काम रहे हैं, तो हमेशा याद रखना, तुरंत पकड़ना, प्रोविजन बनेगा अल्ट्रा वायर्स का, मतलब बियॉन्ड अथॉरिटी का। अब अल्ट्रा वायर का प्रोविजन क्या बोलता है कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो लिखा होता है वही कंपनी की बाउंड्री है। अब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर की जाएगी वो अल्ट्रा वायर्स है और ये वॉइड है। ठीक है, इसको चाह के भी कोई रेटिफाई या कंफर्म नहीं कर सकता। आगे इसमें यह भी बोला गया क्योंकि एमओए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज को तो बाहरी इंसान भी पढ़ सकता था डील करते टाइम, तो फिर उसके पास भी कोई लीगल रेमेडी नहीं है। तो इसका एनालिसिस एंड कंक्लूजन ये होगा कि ये जो मैग्नम फाइनेंस वाला है इसकी भी गलती है, इसको देख के पैसा देना था। जब कंपनी ट्रेडिंग कर सकती है तो कंस्ट्रक्शन के नाम से इसको पैसा पकड़ाया क्यों? तो अब ये लीगली तो पैसा 5 करोड़ रिकवर नहीं कर सकता, लेकिन हमको आगे ये भी समझाना है कि जैसे आउटसाइडर के पास वो पैसा डायरेक्ट तो नहीं रिकवर कर सकता, लेकिन उसके पास कुछ रेमेडी है। जैसे अगर ये बोरोड मनी का यूज कंपनी कोई डेप्थ पे करने के लिए यूज कर रही है, तो यहाँ सेब्रोगेशन का रूल चलेगा कि ये जो मैग्नम फाइनेंस है क्रेडिटर, ये भी बाकी क्रेडिटर कर खड़ा हो जाएगा और अपना जो पैसा है रिकवर कर देगा। वैसे ही जो मनी बोरो किया गया है अगर उसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो क्रेडिटर मतलब मैग्नम फाइनेंस वाला इंजंक्शन या स्टे ऑर्डर लगा के अपना पैसा रिकवर कर देगा।
तीसरा, वो डायरेक्टरों पे पर्सनली केस करके उनसे पर्सनल पैसा वसूल सकता है। तो कभी भी जैसे क्वेश्चन को हिट करना, देखना ऐसा लिखा होगा मेमोरेंडम में ये लिखा था लेकिन कंपनी कुछ और कर रही है, तो आपसे एग्जाम में वो प्रोविजन अल्ट्रा वायर्स का मांग रहा है। देखो ये कितना सुंदर लैंग्वेज है, एग्जाम में ये लैंग्वेज लिख के आना और ये ऐसा एनालिसिस कंक्लूजन पूरा हमेशा उतार के आना। बताओ ये वाले क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, हाँ या ना? ये वाले क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट हो कि नहीं है, हाँ या ना बताओ। फटाफट सब हैंड रेस करो, मेरे को पता तो लगे। तो क्वेश्चन पहचानना तुम लोग के लिए बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। अगला सवाल क्या बोल रहा है? एसएनएम लिमिटेड एक कंपनी है जो 2021 में 50 लाख के कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हुई अंडर सेक्शन 8। ठीक है, 8 के प्रमोशन के लिए, अच्छी बात है। कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है 24-25 में। 10 मई 2025 को 75% मेंबर बोलते हैं कि हमें 10% प्रॉफिट का हिस्सा या डिविडेंड चाहिए, और उसके लिए वो रिजोल्यूशन या डिसीजन भी पास कर देते हैं। अब आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से बताओ, क्या एसएनएम लिमिटेड जो कि एक सेक्शन 8 कंपनी की कैटेगरी में आ रही है, वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है क्या? तुम लोग चैट में बताओ, यस और नो। कर सकती है क्या, ये बताओ। यस के लिए वाई लिखो और नो के लिए एन लिखो। एसएनएम लिमिटेड सेक्शन 8 कंपनी है भाई साहब, वो बोल रही है प्रॉफिट बांटेंगे, बांट सकती है क्या भाई? सीधी सी बात है, नहीं बांट सकते भाई, नहीं बांट सकते भाई, है ना? तो अपने को इसमें प्रेजेंटेशन कैसा देना है? सेक्शन 8 कंपनी का पूरा प्रोविजन लिख के आना उसकी कंडीशन के साथ। ठीक है, जैसे सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होती है जो आर्ट, साइंस, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, चैरिटी ये सबको प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, इसमें कंडीशन ये होती है कि जितना प्रॉफिट आएगा अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में लगा दो, और आपस में कोई भी मेंबर डिविडेंड नहीं बांटेगा। तो इसमें एनालिसिस कंक्लूजन ये होता है कि एसएन लिमिटेड क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी है, इसलिए उसके एब्सोल्युटली बोला गया है कि तुम प्रोहिबिटेड हो, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। भले 75% ऑफ मेंबर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करे। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब होता है 75% मेजोरिटी कंसेंट। सारे शेयर होल्डर भी बोल देना 100% भी, तो भी भाई साहब लॉ को थोड़ी पलट सकते हो। ठीक है, ओवरराइड मतलब पलटना। तो यहाँ पे एसएनएम लिमिटेड जो है वो डिविडेंड नहीं बांट सकती। अब एनालिसिस कंक्लूजन तो जितना अच्छा लिखो उतना ही अच्छा है। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 हो गया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, थोड़ा खतरू क्वेश्चन है, देख के करना इसको। 4 नंबर का, ये जनवरी 2025 में एक बार आ ही चुका है। कंपनी का नाम है हार्मनी फाउंडेशन। इसने प्रॉफिट अर्न किया है 2023-24 के साल में। अब ये क्या करती है, एक पैसा या एक अमाउंट एक पार्टनरशिप फर्म के नाम ट्रांसफर कर देती है जो यहाँ का मेंबर है सेक्शन 8 कंपनी का। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि इसको वाइंड अप कर दिया जाए। किसको वाइंड अप कर दिया जाए? सेक्शन 8 कंपनी को। रीजन ये बता रही है, एक रीजन कि एक पार्टनरशिप फर्म जो है ना सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर नहीं हो सकती, और दूसरा रीजन बता रही है कि अपना प्रॉफिट किसी को दे नहीं सकते। तो मैं आपको बता दूं, आपको ये मैंने पढ़ाया भी है सेक्शन 8 कंपनी के सिग्निफिकेंट पॉइंट में, कि अब पार्टनरशिप फर्म can be member, a partnership firm can be member of section 8 कंपनी। एक पार्टनरशिप फर्म कहीं मेंबर नहीं हो सकती, कहीं शेयर होल्डर नहीं हो सकती, पर सेक्शन 8 कंपनी में हो सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बोलना कि पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर नहीं हो सकती है, रॉन्ग है। ये वाला रीजन गलत है। लेकिन दूसरा रीजन कि भाई साहब इन्होंने प्रॉफिट ट्रांसफर करा, ये रीजन बिल्कुल सही है। तो बताओ ये वाइंडिंग अप का कौन सा रीजन सही है, कौन सा रीजन गलत है? तो हम यहाँ पे प्रोविजन पढ़ देते हैं दोनों को। सबसे पहला, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मेंबर को डिविडेंड नहीं बांटा जा सकता। दूसरा, एक पार्टनरशिप फर्म को अलाउ है कि वो सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर हो सकती है। तो जो फर्स्ट वाला रीजन है प्रॉफिट ट्रांसफर करने वाला, कि इन्होंने किसी मेंबर को प्रॉफिट देके गलत किया, ये वाइंडिंग अप का बेसिस बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा, ये रीजन करेक्ट और सफिशिएंट है, लाइसेंस क्यों दिया जाए। लेकिन जो दूसरी वाली बात हो रही है कि यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म को मेंबर बना दिए हो, ये सही नहीं है। नहीं, पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर हो सकती है। तो ये जो गवर्नमेंट का बोलना है ये इनकरेक्ट है और इनसफिशिएंट है, इस बेसिस पे वाइंडिंग अप नहीं हो सकता। तो सरकार इसको वाइंड अप करने के दो कारण दे रही थी, तो उसमें एक कारण सही माना गया, गलत माना गया।
प्रॉफिट ट्रांसफर करी, वो बात अच्छी नहीं थी तो वाइंड अप कर दो, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म या मेंबर हो सकती है, उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बोलो हैंड रेस करके, आया क्या समझ में? आना आया ना? आया क्या फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। पढ़ देना अभी 15-20 मिनट इसको, ऐसे ही क्वेश्चन पैटर्न है भैया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन ये था, बच्चों को ना लग गया था आउट ऑफ सिलेबस, पता है, क्योंकि ढंग से पढ़ाई करके गए नहीं थे। क्या दे दिया था क्वेश्चन में? जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड में 9 डायरेक्टर है। अब वो क्या है, आर्टिकल को चेंज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? और नियम डालना चाहते हैं कि कोरम जो होगा, कोरम मतलब होता है अटेंडेंस, किसी भी मीटिंग की जो अटेंडेंस होगी वो होनी चाहिए 1/3 ऑफ डायरेक्टर और 4 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। ऐसे लॉ का रूल ये है कि किसी भी अगर डायरेक्टरों की मीटिंग, जिसको बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, उसकी अटेंडेंस होती है 1/3 ऑफ डायरेक्टर और 2 विच एवर इज हायर। हायर, जैसे ये ऐसा बोलने का मतलब है, कंपनी में 12 डायरेक्टर है तो 12 के 1/3 हुए। मान लो 15 डायरेक्टर है कंपनी में, उसके 1/3 हुए 5 डायरेक्टर या 2 डायरेक्टर, विच एवर इज हायर। तो मीटिंग तब होगी जब हायर मतलब 5 डायरेक्टर है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, नियम को बदल रहे हैं। ये लोग बोलते हैं ये जो और करके 2 है इसको 4 करना है। अब आपको ये वाली लाइन सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दी है कि आप नर्वस हो जाओ। बात यहाँ पे नीचे है। बताओ एंट्रेंचमेंट प्रोविजन कैसे डाला जाता है, जो आप सबको आता है। तो ऐसे लाइन वाइन देख के घबराना मत कि मैंने कभी पढ़ाया नहीं था। नीचे पढ़ना है, आपको एंट्रेंचमेंट प्रोविजन मांग रहा है। तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या है? किसी भी आर्टिकल में बहुत स्ट्रिक्ट रूल डाल देने को हम लोग एंट्रेंचमेंट प्रोविजन बोलते हैं। प्राइवेट कंपनी में ऐसा प्रोविजन डालने के लिए सारे मेंबर की कंसेंट चाहिए, और पब्लिक कंपनी में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, मतलब 75% मेजोरिटी कंसेंट। तो जब ये कर दोगे एंट्रेंचमेंट, तो इसका नोटिस आरओसी को भी देना होता है। ठीक है, तो अब यहां पर बोल रहे हैं कि कैसे करें, प्राइवेट कंपनी में कैसे एंट्रेंचमेंट वाला रूल डालें और पब्लिक में कैसे। तो क्योंकि इसका कंपनी का नाम जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड है, तो यहाँ सारे मेंबर की कंसेंट लगेगी और आरओसी को बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को। और मान लो यही पब्लिक कंपनी होती तो आपको 75% मेजोरिटी लगती और रजिस्ट्रार को बताना पड़ता। हाँ, जब भी करोगे रजिस्ट्रार को बताना जरूरी है, याद रखना। चलो हैंड रेस करो, तो ये वाला क्वेश्चन दिमाग में गया कि नहीं गया? हैंड रेस करो, ये वाला दिमाग में गया कि नहीं गया? ऊपर देख के घबराना मत, कुछ भी उठपटांग लिखेगा तो पूरा पढ़ डालना नीचे तक क्या मांग रहा है, तो तुम लोग को आइडिया रहेगा कम से कम। आओ 8वें क्वेश्चन पे आओ मेरे साथ। कंपनी का नाम है रूरल डेवलपमेंट फिन कॉर्पोरेट लिमिटेड, सरकारी टाइप का नाम लगे ना, तो ये क्वेश्चन में आपसे ना अलग अलग चीजें मांगता है। जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 26% शेयर है, स्टेट महाराष्ट्र का 18, तमिलनाडु का 24, पब्लिक का 32। अब बताओ क्या ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कि नहीं? कि कितने नंबर का आया था? 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। कैसे पता करें कि एक इंस्टीट्यूशन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? तो कभी भी याद रखना, कोई इंस्टीट्यूशन पीएफआई है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तब होगा जब उसको कंस्टिट्यूट या एस्टेब्लिश किया गया है सेंट्रल या स्टेट एक्ट में। सेंट्रल या स्टेट एक्ट मतलब बाय पार्लियामेंट बनाया गया है, और इसमें कम से कम 51% शेयर, नॉट लेस देन 51% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो अब यहां पर देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना है? 26%। ठीक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के पास कितना है? 24 + 18 अपन करते हैं तो कितना बनता है? 24 + 18 करते हैं तो कितना बनता है? 42% बनता है। तो आप इसको दोनों को ऐड कर दो, सेंट्रल गवर्नमेंट का 26 और स्टेट गवर्नमेंट का 42, तो ये अराउंड बन रहा है 68%, मतलब मोर देन 51% बन रहा है। तो मोर देन 51% बन रहा है, तो ये जो है इसको तुम लोग पीएफआई बिल्कुल मानोगे, पीएफआई है। ठीक है, यहाँ पे 68% बन रहा है, तो ये बिल्कुल क्या मानी जाएगी? पीएफआई मानी जाएगी। और तो क्वेश्चन में कुछ नहीं मांग रहा है। हाँ, बोल रहा है आगे भी कौन कौन से इंस्टीट्यूशन को पीएफआई बोला गया है। तो एलआईसी को, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पीएफआई बोला गया है। आईडीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी को पीएफआई बोला गया है। यूटीआई में आने वाली, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में आने वाली को स्पेसिफिक कंपनी को पीएफआई बोला गया है। ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसको नोटिफाई किया गया उनको पीएफआई बोला गया, और जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई के कंसल्टेशन से नोटिफाई किया वो पीएफआई है। तो आंसर आधे में मत खत्म कर देना, पूरा पढ़ना कभी भी।
दो क्वेश्चन है, एक 3 नंबर का है और एक 2 नंबर का है। एक बताओ पीएफआई है कि नहीं, और दूसरा कौन कौन से इंस्टीट्यूशन पीएफआई है। ऐसा ये देखो पूरा आंसर है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। नवा क्वेश्चन, ये दुनिया का सबसे प्यारा क्वेश्चन है, 2 मार्क का, और तुम लोग ये देखो इतना अच्छा ऐसे ही प्रेजेंटेशन करके आना। क्या कॉमन सीज रखना कंपलसरी है? अगर नहीं तो क्या ऑप्शन है? तो देखो, प्रोविजन क्या लिखना है, ऐसा बाय कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015, ऐसा पढ़ के एग्जामिनर खुश हो जाएगा। नो हैविंग अ कॉमन सीज इज ऑप्शनल फॉर अ कंपनी। ठीक है, कॉमन सीज रखना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। अल्टरनेटिव मोड क्या है? तो अगर कंपनी के कॉमन सीज नहीं है तो डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेगा 2 डायरेक्टर या 1 डायरेक्टर एंड सीएस, जहां पे सीएस अपॉइंटेड है। अब तुम लोग और अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए क्या करना, 2 लाइन में कॉमन सील का डेफिनेशन भी समझा देना। 2 लाइन में कॉमन सील का डेफिनेशन भी समझा देना, फिर ये लिख के आना तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अब क्योंकि ये 2 मार्क का है, अगर यही 4 मार्क का होता तो तुमको यहाँ पे पहले एड ऑन करना पड़ता कॉमन सील की डेफिनेशन, फिर ये ऐसे करके लिखना पड़ता। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कमल नाम का व्यक्ति है, उसने ओपीसी स्टार्ट करी है 1/10/23 को, नॉमिनी सुधाकर है। 1/1/24 को वो सुधाकर को रिप्लेस करके नया नॉमिनी लाना चाहता है। एक का नाम है रॉबर्ट, जो इंडियन सिटीजन है, वो यूएस शिफ्ट हो गया है 21/5/22 से, और अभी तक वापस नहीं आए हैं। दूसरा दिनकर है, वो भी इंडियन सिटीजन है, नॉन रेसिडेंट है, अभी इंडिया में रह रहा है। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा रिटेंडेंट हो गया है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ देते हैं अपन। एक नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन है, रेसिडेंट हो या ना हो, वो ओपीसी बना सकता है या उसमें नॉमिनी हो सकता है। ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन में, जैसे रॉबर्ट भी इंडियन सिटीजन है और दिनकर भी इंडियन सिटीजन है, तो दोनों को ही तुम क्या बना सकते हो, नॉमिनी बना सकते हो। ये लिख देना, इसमें थोड़ा एड ऑन अच्छे नंबर मिल जाएंगे। किसी को भी नॉमिनी बनाने से पहले उसका रिटर्न कंसेंट दे दो। ठीक। अगर नॉमिनी को चेंज भी करना है तो रिटर्न नोटिस लगेगा, और इसके बारे में आरओसी को बता दो, रजिस्ट्रार को बता दो। तो जैसे रॉबर्ट या दिनकर किसी को भी नॉमिनी बनाओगे ना, तो उसका रिटर्न कंसेंट दे दो, नॉमिनी बनना चाहता है। जिसको हटा रहे हो उसका रिटर्न नोटिस बना दो, और ये नोटिस आरओसी के जमा कर देना। ये एड ऑन लाइन है, नंबर अच्छे मिल जाएंगे इसको लिखने से। नहीं भी लिखोगे जिंदगी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर तो बस यही है, ये देखो ये प्रोविजन है, ऐसा एग्जाम में लिख के आना है, और ये तुम्हारा एनालिसिस एंड कंक्लूजन। अब बताओ, ये 10 क्वेश्चन जो अभी मैंने कराया, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो चैट में पूछ लो मुझसे, समझना वजह समझना हो। आ गया है तो हैंड रेस करके बताओ, आ गया है सर, 10 के 10 पूरे आप जो बताए आ गए हैं समझ। देखो अजमास बोल रही है उसको समझ आ गया, चंचल बोल रही है उसको समझ आ गया, यजीद बोल रहा है समझ आ गया। ए भाई स्माइली भाई कौन है भाई? तो ज्यादा लोड नहीं है, अभी पीवाईक्यू निकालो, और यदि शीट भी शेयर कर दे रहा हूँ, शीट भी शेयर कर दे रहा हूँ। ये थोड़ा 10 क्वेश्चन तुम लोग देख लो, बढ़िया। इतनी पढ़ाई है, बस ऐसे ही पढ़ना है, और क्या करना है, एंजॉय कर करके पढ़ो। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, 10 क्वेश्चन ही करने थे आज। ठीक है, डेट्स इट। कल मिलेंगे, कल और 10 क्वेश्चन बताता हूँ। आज ये करो बस, काफी है, इतना पढ़। ये 10 क्वेश्चन अभी देख लो, 20 मिनट लगेगा तुम लोग को, हार्डली 20 मिनट। 10 क्वेश्चन खत्म कर दो सब लोग। ठीक है। पूरा ये शीट दे दे रहा हूँ, इससे आंसर का प्रेजेंटेशन तुम लोग को और अच्छा समझ आ जाए। बस। बाय बाय बेटा।